पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। यह बात आज के डेट में पूरी तरह से बैठती है, जो घर बैठे भी इस समय भी जब वैकेंसी नहीं है और किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बात उन लोगों के लिए एकदम फिट बैठती है। तो धारा हमेशा प्रतिकूल रहती है, तभी मजा आता है, नहीं तो आप आसानी से तैरकर पार कर जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। मेरे हाथ में एक बार फिर से है MPPSC प्री 2020 का सिलेबस और मेंस का भी सिलेबस मेरे हाथ में है। इसके 10 नंबर के टॉपिक में प्री के सिलेबस में दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और मेंस के टॉपिक में भी हमारे जो सेकंड पेपर है उसमें सेवाओं के बारे में पूछा गया है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि आज हम ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो प्री में भी है और मेंस में भी है, और ऐसे हम कॉमन टॉपिक को ही ढूंढेंगे जिससे हमारी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है संघ लोक सेवा आयोग। 10 नंबर के टॉपिक में देखिए, PSC प्री का सिलेबस देखेंगे आप 2020 का जो बदल चुका है, उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम संघ लोक सेवा आयोग की पूरी कहानी जानते हैं। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को हम तैयार करेंगे, साथ में शुरू से हम इसको स्टार्ट करके वर्तमान तक की पूरी कहानी को हम समझ लेंगे। इसके अलावा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं या फिर जो सर्वाइव भी करना चाहते हैं किसी न किसी तरह से किसी नौकरी को पाकर, उनको भी जानना बहुत जरूरी है कि वो किस नौकरी की मतलब किस दायरे की नौकरी का काम करना चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करना चाह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम करना चाह रहे हैं, या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में भी हम उनको जानकारी देंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कौन सी सेवाएं किस रूप की होती हैं। कई लोगों को पता है कि सेवाएं केवल भारत में 3 होती हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो अखिल भारतीय सेवाओं के जो आप प्रकार जानते हैं वो उनके बारे में जानते हैं। आइए हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC। आहा, सुनने पर कितना अच्छा लगता है। UPSC सपना होता है हर क्रीम स्टूडेंट का, हर अच्छे स्टूडेंट का सपना होता है कि काश UPSC का टैग उसके करियर पर लग जाए, ठीक है। UPSC निकालना कोई साधारण काम नहीं होता, ये बात आप आत्मा से स्वीकार कर लीजिए, मैं तो स्वीकार करता ही हूँ, ठीक है। तो UPSC क्या करती है, साल में एक बार मथनी लेती है और मथनी को मथती है। जिस प्रकार से मट्ठे को दही को मथा जाता है ना, उसी तरह से UPSC मथनी लेती है और मथती है, और क्रीम लड़कों को, मक्खन लड़कों को वो निकालती है। जो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरे दोस्त हो मेरे भाई हो कोई भी हो, वो उन्हीं लोगों को निकालती है जो देश के काम आ सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यदि सपना है तो सपना जरूर पूरा होगा। कहते हैं ना कि आसमान पर भी छेद किया जा सकता है, पत्थर को तबीयत से उछालने की जरूरत है। तो हमें पत्थर नहीं उछालना है, घर में बैठकर केवल पढ़ाई करना है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की कहानी को हम पूरा करेंगे। हम UPSC की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर हम केवल UPSC के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC एक ही दिन में UPSC नहीं बन गया है, इसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने से कहानी स्टार्ट होती है कि अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवाओं को जन्म दिया, ठीक है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ नहीं दिया। जो उन्होंने दिया है वो सब कुछ उन्होंने अपने लिए बनाया था। वो तो सौभाग्य कहें या फिर अंग्रेजों का दुर्भाग्य कहें कि वो जो सब कुछ अपने लिए बनाए थे, चाहे ट्रेन हो चाहे सेवाएं हो चाहे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, उन सब का उपयोग आज भारत सरकार कर रही है या फिर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये गलत बात है कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया, उन्होंने केवल अपने लिए बनाया था, अपनी सुविधाओं के लिए बनाया था, उसका उपभोग आज हम लोग कर रहे हैं, ये बात सत्य है।
तो आइए हम यूपीएससी की कहानी को पूरा करते हैं। तो हमने बात की कि अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवाओं को जन्म दिया। अब हमारे जो एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बहुत बार अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, मैकाले ने 1854 में ये जो लिखा हुआ है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा आप तक पहुंचा दूंगा यदि वीडियो पूरा देखते हैं तो आप तो जानते हैं मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, कोई टीचर या कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, केवल आपका दोस्त है और भाई हूँ। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा नाम की एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात है 1854 की। मैकाले जी जो हैं, इन्होंने एक इंडियन सिविल सर्विस कमेटी की स्थापना की और इनकी अध्यक्षता में ये बात कही गई कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में शामिल किया जाए या फिर एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाए जो कि क्या निकाले, आईसीएस जैसे भर्तियों को निकाले और नियुक्ति की जाए। लेकिन नियुक्ति का काम कहाँ किया जाए, भारत में किया जाए या फिर भारत के बाहर किया जाए, ये एक अपने आप में कठिन बात थी। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में शासन सत्ता था, ठीक है, सब कुछ। अब क्या था, अंग्रेजों ने सोचा, अच्छी बात सोची कि हमें सेवाएं देना है या फिर सेवाएं लेना है, ये अलग बात है, किंतु हमें क्या करना है, आईसीएस की भर्ती करवानी है, इंडियन सिविल सर्विस की हमें भर्ती करवानी है, जो वर्तमान में यूपीएससी कहलाता है। उसका पहले नाम क्या हुआ था, आईसीएस हुआ करता था, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, इनकी नियुक्ति करने की बात 1854 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा सोची गई। अब उन्होंने सोचा, तब ये प्रश्न उठा कि इसके लिए क्या प्रश्न बनाए जाएंगे या फिर इसके लिए क्या परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी या फिर इसके लिए क्या नियमावली होगी। तो सबसे बड़ी बात जो थी उम्र को लेकर, आयु को लेकर, तो एज को लेकर जो बात कही गई मैकाले ने, कि इन्होंने जो कहा कि 18 से लेके 23 साल तक के हम जो विद्यार्थी हैं, जो भारतीय हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, हम उनको मौका देंगे। तो मैकाले ने बहुत अच्छा सोचा और आईसीएस की जो पहली परीक्षा हुई थी 16 जुलाई 1855। देखिए 1854 में मैकाले ने ये बात सोची थी, ये सुझाव दिया था, एक समिति बनाकर इंडियन सिविल सर्विस कमेटी बनाई थी उन्होंने, है ना, उसमें ये बात सोची थी। फिर 1855 में 16 जुलाई 1855 को एक ऐसी परीक्षा का आयोजन हुआ जो हर व्यक्ति का सपना है। आज वर्तमान में यूपीएससी कहलाता है, उस टाइम पर आईसीएस कहलाता था। तो आईसीएस का आयोजन हुआ, उम्र सीमा रखी गई 18 से 23। ठीक है, अब इस परीक्षा का जो आयोजन हुआ था लंदन में हुआ था। आपको बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि 1855 से लेके 1921 तक, 1921 तक, 1855 से लेकर 1921 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी सिविल सर्विसेज की, वो सब के सब कहाँ होगी, लंदन में होगी, मतलब इंग्लैंड में होगी। अब लंदन में होगा मतलब जो सेंटर है वो लंदन में मिलेगा, मामूली बात नहीं है भारतीयों को इसमें हो जाना। आज हमारा सेंटर कहाँ भारत के किसी अन्य कोने पर, दूर कोने पर पटक देता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि परीक्षा देने जाएं या ना दे जाएं। अब उस टाइम पर क्या हुआ था, लंदन में सेंटर हुआ करता था। कई लोग तो यहाँ से जाना स्टार्ट करते थे और बीच में ओवर एज हो जाते थे, 6 महीना साल भर पहुंचने में समय लग जाता था लंदन। आज नहीं है कि एक दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1854 में योजना बनाई गई, 1855 में 16 जुलाई 1855 को पेपर लिया गया, उम्र सीमा रखी गई 18 से 33। हमको पता है कि जो भारत के पहले आईसीएस हुए उनका नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस है, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब 1860 आया तो 1860 में इन्होंने देखा कि हमने उम्र सीमा रखी थी 18 से 23 वर्ष, जो हमने अपने अनुसार ऐसा रखा था कि भारतीय इसमें शामिल न हो पाए, पर भारतीय क्या थे उस टाइम पर भी बुद्धिमान थे, इन्होंने परीक्षाएं निकाल ली, है ना। सत्येंद्र नाथ टैगोर वगैरह इतने बुद्धिमान थे कि इन्होंने परीक्षाएं लंदन में जाके दी और पास भी हो गया। ऐसा सिलेबस बनाया गया था कि कोई भी भारतीय उस परीक्षा को पास ना कर पाए, लेकिन
क्या किया, हमारे भारतीय जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने परीक्षाएं पास की, लंदन में जाके इस सेवा को प्राप्त किया, इस परीक्षा को पास किया। तो आज भी किया जा सकता है घर में बैठ के, आज घर में बैठ के पास किया जा सकता है। उस टाइम पे लंदन में जाके पास किया गया था। 1860 में क्या निर्णय लिया गया अब इस परीक्षा में, देखिए अंग्रेज अब चाहेंगे कि इस सेवा में भारतीय कम से कम आए। अंग्रेज चाहेंगे, अंग्रेजों की मंशा क्या होगी कि इस सेवा के जो उच्च पद हैं उन पर क्या हो, भारतीयों की संख्या कम हो, इसलिए वो उम्र सीमा को घटाएंगे। तो जो अधिकतम उम्र सीमा थी, पहले मैकाले ने जो बना दी थी 18 से 23 वर्ष बना दी गई थी। अब 1860 में क्या किया गया, 1855 के बाद 1860 में यह किया गया कि उम्र सीमा जो अधिकतम थी उसको घटा दिया गया। तो अब उम्र सीमा जो रह गई थी वो हो गई थी 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक। देखिए निम्न मतलब न्यूनतम उम्र सीमा अभी नहीं घटाई है, मतलब बाद में घटाया जाएगा। तो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष थी और अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष कर दी गई। अब 22 वर्ष का लड़का लंदन में जाके परीक्षा पास कर ले, यह आसान बात नहीं होती, ठीक है। फिर भी हमारे भारतीय जो है धड़ेधड़ से पास हुए जा रहे थे। अब क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करेंगे 1860 में उम्र सीमा 18 से 22 हो गई। अब जब 1865 हुआ तब अंग्रेजों ने फिर से सोचा कि क्या करें यार, भारतीय क्यों इसमें सिलेक्शन ले पा रहे हैं, हम भारतीयों को कैसे इससे निकालें। तो 1865 आया, इसमें उम्र सीमा फिर से घटा दी गई और न्यूनतम उम्र सीमा 18 रहने दिया और अधिकतम आयु सीमा जो कर दी गई वो 21 वर्ष कर दी गई। मतलब 21 वर्ष कर देना, आप समझ रहे हैं ना, अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। अब 21 वर्ष का लड़का आज के डेट में कुछ नहीं कर पाता है, और उस टाइम पर 21 वर्ष का लड़का क्या करता था, लंदन में जाता था, यूपीएससी मतलब वर्तमान की यूपीएससी और उस टाइम की आईसीएस परीक्षा को पास कर लेता था, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ सिलेबस, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का। दूसरी बात, अब 1865 के बाद हम चलेंगे 1866 में। अब 1866 में अंग्रेज पूरी तरह से मंशा बना चुके थे कि इसमें कोई भी भारतीय ना आए, कोई भी उच्च पद पर भारतीय ना आए। तो उन्होंने क्या किया, अधिकतम उम्र सीमा जो थी उसको तो घटाया ही, उसको तो घटा के पहले ही कम कर चुके हैं 21 वर्ष। अब जो न्यूनतम सीमा है उसको भी घटा दी, तो 17 वर्ष कर दी न्यूनतम सीमा को और अधिकतम को 21 ही रहने दिया। अब 17 वर्ष घटा दी गई, यानी ये काम तो पॉजिटिव तरीके से हम ले सकते हैं ना, किसी ने अच्छा काम कर दिया होगा थोड़ा सा। 17 से 21 कर दी, किसी से गलती हो गई, शायद अंग्रेजों ने दिमाग कम लगाया और बात उल्टी पड़ गई। देखिए 18 से 21 करते तब तो भारतीयों को कितने समय का, 3 साल का समय मिलता था। अब 17 से 21 कर दी, मतलब उसी व्यक्ति को 4 साल का समय मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अंग्रेजों ने बेवकूफी वाला काम कर दिया यहाँ पे। अब एक क्या हुआ कि उम्र सीमा लगातार घटाई बढ़ाई जा रही थी, इसके विरोध में क्या किया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया, जिसमें यह बात की गई थी कि परीक्षाएं जो हैं, आईसीएस की जो परीक्षाएं हैं, एक तो वो भारत में भी हो और लंदन में भी हो, भारत और लंदन में साथ साथ हो, अर्थात परीक्षा का जो सेंटर है भारत में भी दिया जाए। दूसरी बात, इसकी उम्र सीमा निश्चित कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, है ना, अधिकतम जो आयु सीमा है उसको भी बढ़ाई जाए, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद जो इनके प्रयासों से कुछ उथल पुथल हुआ, तो एक जो गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड डफरिन का नाम भी थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स एचिसन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चार्ल्स एचिसन के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। एक मिनट में डस्टर ले लूं। चार्ल्स एचिसन के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और इसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी आईसीएस की परीक्षाओं के लिए सुझाव माने
साथ में डफरिन का भी मानना था कि जो उम्र सीमा है उस पर क्या किया जाए, कुछ निर्णय लिया जाए और उम्र सीमा को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। लेकिन डफरिन ये नहीं मानना चाहता था कि जो सेंटर है, जो परीक्षाओं का आयोजन है वो इंडिया में हो। वो ये मानता था कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाए लेकिन क्या हो, परीक्षा का आयोजन लंदन में ही हो। ठीक है, तो इनकी सिफारिश पर, एचिसन आयोग की सिफारिश पर लॉर्ड डफरिन के दौरान क्या हुआ, ये सुझाव चलता रहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिलती है 1892 में। 1892 में क्या किया गया, अब जो निर्णय लिया गया कि उम्र सीमा 18 से लेके 23 वर्ष होगी। 18 से लेके 23 वर्ष फिर से, मैकाले ने ये तो पहले कर दिया था, अंग्रेजों ने उसे घटा बढ़ा दिया। अब जो सीमा है फिर से एचिसन के सहयोग से 18 से 23 कर दी गई। 18 से 23 कर देना मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक निर्णय था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि देखिए 17 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा थी। तो डफरिन ने भी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का काम किया होगा या फिर एचिसन ने भी थोड़ा सा दिमाग का काम किया होगा कि 17 को भी उसने बढ़ा दिया। 17 को भी बढ़ा के 18 कर दिया और 21 को बढ़ा के 23 कर दिया। अगर 17 ही रहने देता, 17 से अगर 17 से क्या कर देता, 23 कर देता, तब भारतीयों को ज्यादा फायदा मिलता ना। ये बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, 18 कर दिया न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा क्या कर दी उसने, 23 वर्ष कर दी। अच्छी बात है। किंतु परीक्षाएं कहाँ हो रही, लंदन में हो रही हैं। लंदन में जाते जाते बहुत सारे व्यक्ति क्या हो जाते थे, ओवर एज हो जाते थे। अतः आंदोलन चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। क्या हुआ, तब इसमें एक और निर्णय किया गया। अब आंदोलन चलते चलते 1906 आ गया तो सेंटर की बात नहीं की गई। अब 1906 में आयु सीमा पर फिर से परिवर्तन कर दिया गया और आयु सीमा जो है क्या कर दी गई, 22 कर दी गई न्यूनतम और अधिकतम कर दी गई 24। मतलब केवल 2 साल का ही समय दिया जाता था भारतीयों को कि 2 साल बाद अगर परीक्षाएं नहीं पास कर पाए तो ओवर एज हो जाओगे। ठीक है, ये बात कही गई। अब ठीक है, इसको भी खून पीकर भारतीयों ने कैसे भी किया, मंजूर किया। विरोध हुआ, खूब हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे, विरोध ही कर सकते थे। इसके बाद क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था ना उस टाइम पर और आईसीएस के जो उम्मीदवार हुआ करते थे वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन होंगे और जो पास भी कर चुके थे वो भी ज्यादा नहीं बोल सकते थे क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, तो आयु सीमा जो है 22 से 24 वर्ष कर दी गई। अब क्या हुआ, 1911-12 में हमको पता है कि 1911-12 में क्या हुआ था, इंग्लैंड के राजा भारत आए हुए थे 1911-12 में ना। राजधानी भी दिल्ली में बनाई, बहुत सारा जीके हो जाता 1911-12 से। तो क्या हुआ, उस टाइम पर राजा जो सम्राट थे, उस सम्राट का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, वो कहाँ आए थे, भारत में आए थे। या फिर ये एक अनुमान है, कहानी के तौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत मतलब भारत से यहाँ आए, अरे इंग्लैंड से भारत आए, काफी दूर रहा होगा तो उनके साथ ही आए हुए एक व्यक्ति थे या फिर उनके साथ में एक व्यक्ति रहा करते थे। कौन था, क्या नाम था उनका, उनका नाम था इंस्ली गटन। इंस्ली गटन। इन्होंने क्या कहा, पहली बार इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इनका नाम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग करिएगा। इन्होंने कहा कि जो परीक्षा है वो भारत में भी आयोजित होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा, सुन लीजिए फिर से। इन्होंने कहा कि जो परीक्षा है वो भारत में भी होनी चाहिए। तब भारत में थोड़ा सा खुशी का माहौल बना। लेकिन परीक्षाएं क्या हो रही हैं, 1855 में 16 जुलाई 1855 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा हुई थी। 1855 से लेके 1921 तक केवल और केवल परीक्षाएं लंदन में होती थी। ये बात आपको याद रखना चाहिए। लेकिन 1912 से ये बात उठने लगी थी कि अब परीक्षाओं का जो आयोजन है, अंग्रेजों की तरफ से भी बात ये उठने लगी थी कि परीक्षाओं का आयोजन क्या किया जाए, भारत में भी किया जाए। शायद अंग्रेजों को भी अब थोड़ा बहुत इससे परेशानी होने लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना परीक्षाएं हम यहीं पर कर लें, कौन जाके वहां कॉपी चेक करे। इसके बाद क्या हुआ
कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ऐसा नाम से भी कुछ जाना जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो 1919 का भारत शासन जो अधिनियम था उसमें ये बात कही गई थी कि जो सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत में भी होगी और इसके लिए हम कुछ नियमावली भी बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए नियमावली बनाएंगे, आयोग बनाएंगे, सब काम 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत होने वाले हैं। बहुत अच्छा बात होने वाली है। तो 1919 में ये बात तो कही गई, लेकिन पहली बार जो परीक्षाओं का आयोजन है 1922 में भारत में होगा। अब भारत में कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद जो कभी यूपीएससी का हब माना जाता था, तो वो क्या हुआ, वहां पर 1922 में पहली बार भारत का पहला ऐसा स्थान था इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, जहां पर सिविल सेवा परीक्षा हुई। काफी अच्छी बात हो गई थी 1922 में। लेकिन 1921 तक क्या हुआ, सभी परीक्षाएं कहाँ हुआ करती थी? केवल और केवल इंग्लैंड में हुआ करती थी। अब क्या हुआ, आईसीएस परीक्षा इलाहाबाद में हुई। अच्छी बात हुई। इसे केंद्रीय सेवाओं का नाम दिया गया। कब? अब जो परीक्षाएं होती थी उन्हें केंद्रीय सेवाओं का नाम दिया जाने लगा। लेकिन कब से? 1926 में। 1926 में एक आयोग बनाया गया। 1926 में एक आयोग बनाया गया जिसको क्या कहा गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक कमीशन कह सकते हैं आप, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया, या फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। और किनकी सिफारिश पर? तो ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग